हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट नंबर 1 और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए KTU में। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो यूनिट नंबर 1 में टॉपिक आता है कि हमारा बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें ये है कि सबसे पहले हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, एक क्वांटम मैकेनिक्स होती है। क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट तब हुआ जब हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिटेशंस आने लगी, ठीक है। तो वहाँ से हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलप हुआ। अब ये लिमिटेशंस हमारी बेस्ड थी, कुछ इफ़ेक्ट पे बेस्ड थी और कुछ हमारे बेसिकली जो लॉज होते हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है या फिर कॉम्पटेंट शिफ्ट है, इनकी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्लासिकल मैकेनिक्स। दैट्स वाई वी नीड टू डिराइव दी क्वांटम मैकेनिक्स। अब यहाँ पे वही दे रखा है कि इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, कि यहाँ कहाँ पे मतलब इसका लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो जैसे कि इट डज नॉट एक्सप्लेन दी बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल वेव। अभी आप आगे चल करके पढ़ेंगे जो चाहे हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो, तो लाइट की क्योंकि दो फॉर्म होती हैं, एक होती है वेव नेचर की और एक होती है हमारे पार्टिकल नेचर की। तो हमारे पास कोई भी यदि पार्टिकल है तो या फिर हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है या फिर एटॉमिक पार्टिकल है, उसके पास कुछ ना कुछ हमारा मोमेंटम होगा। मोमेंटम क्यों होगा? मोमेंटम इसलिए होगा क्योंकि उससे हमारी वेव जनरेटेड हो रही होती है और वेव के साथ मोशन होता है। मोशन होगा तो हमारा बेसिकली मोमेंटम होगा, मोमेंटम आएगा तो हमारी वेलोसिटी आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल करके। फ़िलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि इन्होंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, जिसके लिए हमको बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए, ठीक है। इट डज नॉट एक्सप्लेन दी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के भी स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाई थी। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है ये भी आप पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि ब्लैक बॉडी हमारी एक वो बॉडी होती है जो कि हमारी उसके ऊपर कोई भी यदि विजिबल लाइट डाली जाए, ठीक है, किसी भी इस एंटायर स्पेक्ट्रम के अंदर, तो सारी की सारी उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वो हमें बॉडी ऐसे ब्लैक अपीयर होती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो अपनी सारी जो एब्जॉर्ब लाइट है उसको हीट करने पे एमिट कर देती है लाइट को, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। और ये मैंने आपको समझा दिया कि जैसे कि हमारे वेरियस इफ़ेक्ट हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है या फिर क्वांटम इफ़ेक्ट है या रामान्य इफ़ेक्ट है, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी काउंटर इफेक्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम आगे चल कर समझेंगे। अब यहाँ पे जो बात आती है कि इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यही जो लिमिटेशंस हैं, जैसे कि क्वांटम इफेक्ट को नहीं समझा पाना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाना या फिर हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं ड्राइव कर पाना, इन सारी बेसिकली इन सब की वजह से हमारा जो है बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमको बेसिकली जो प्लॉट करना है वो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें हमारे टेम्परेचर रेंज को बताना है। अब टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग हमारी वेवलेंथ डिराइव होंगी। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास कोई भी यदि ब्लैक बॉडी है उसके पास पार्टिकल है, यानी कि फोटोन है, फोटोन के साथ वेव एसोसिएटेड है और वेव हमारी मोशन में है, ठीक है। तो उसके पास वेलोसिटी है, वेव के पास, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो उसके पास वेलोसिटी है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी और वेवलेंथ भी हो रही होगी। और ये आप जानते हैं कि एनर्जी में और हमारा बेसिकली हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। तो ग्राफ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप ये जान गए होंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो कि सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है जब उस पर इंसिडेंट की जाती है और हीट करने पे सारी रेडिएशंस को एमिट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है जिसकी हम बात कर रहे थे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है।
ठीक है। अभी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने प्लॉट कर रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारा हमने बेसिकली एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ को कंसिडरेट किया है और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ली है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है ये हमने तो पहले ये हमारी इनिशियली इंक्रीज करती है, फिर मैक्सिमम रीच का वैल्यू कर जाती है और फिर देन फाइनली ये हमारी डिक्रीज कर रही होती है। ये अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग डिफाइंड होती है। टेम्परेचर को यदि हम बढ़ा रहे होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा मैक्स से, उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी हाईएस्ट पीक जो है लैम्डा मैक्स वो हमारी बेसिकली डिनोट कर रही है T5 को, देन उससे स्मॉल जो हमारा पीक है वो हमारा डिनोट कर रहा है T4 टेम्परेचर रेंज को, T3 देन T2 देन T1। तो ये हमारा बताता है जैसे जैसे हम बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारी बेसिकली यदि हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर रेंज भी हमारे पे इफ़ेक्ट पड़ता है उस पे टेम्परेचर पे, ठीक है। अब ये हमने बताया है यहाँ पे कि टेम्परेचर 5 जो है वो हमारा सबसे हाईएस्ट है, वो हमारा जो इंटरलिंक होता है क्योंकि लैम्डा मैक्स से, तो टेम्परेचर 5 हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो लैम्डा मैक्स है यानी कि हमारी जो वेवलेंथ है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज़ करेगा पहले, फिर रीच कर लेगा मैक्सिमम वैल्यू, देन फाइनली वो पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होगा जैसे जैसे हम वेवलेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर है एट ईच टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी देयर इज ए वेवलेंथ लैम्डा मैक्स फॉर विच ई लैम्डा इज मैक्सिमम, यानी कि एक एक टेम्परेचर के लिए हमारे पास एक एक पर्टिकुलर लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो रही होती है। और यही जो हमारी बेसिकली लैम्डा मैक्स की वैल्यू है यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू है, ये हमारी डिनोट होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की मदद से, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी हमारी इंक्रीज करेगा लैम्डा मैक्स शिफ्ट टुवार्ड्स दी शॉर्टर वेवलेंथ, यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो लैम्डा मैक्स हमारा बेसिकली आप देख सकते हैं हमारे T5 पे लैम्डा मैक्स ये है, T4 पे लैम्डा मैक्स ये है, तो यानी कि हमारा लैम्डा मैक्स हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा यदि हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि हमारे इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे कुछ इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटेंज इफेक्ट हो गया, तो इनके अंदर हमारे कुछ वेरियस रिलेशन आते हैं जिसकी मदद से हम कुछ पर्टिकुलर डेरिवेशन को ड्राइव कर सकते हैं और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूला रहते हैं जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि हमारा स्टीफन लॉ क्या है। अब स्टीफन लॉ का आपको केवल जो है यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, ठीक है, ये ड्राइव करने के लिए नहीं आता है। तो स्टीफन लॉ हो गया, रे लैगलो लॉ हो गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया, ये जितने भी लॉ हैं, ठीक है, तो इसमें आपको केवल जो है 2 मार्क्स के अंदर पूछ जा सकते हैं और फॉर्मूले बेस्ड ही न्यूमेरिकल आते हैं यदि आते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीफन लॉ बताता है कि जो हमारी एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर पे। अब क्योंकि हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 4th पावर पे, तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक हमारा बेसिकली कांस्टेंट की वैल्यू आ रही होगी जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और यही जो सिग्मा है ये हमारा बताता है स्टीफन्स कांस्टेंट को, ठीक है। इसकी वैल्यू भी होती है हमारी सिग्मा की, लेकिन ये आपको गिवन रहेगी न्यूमेरिकल में यदि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता है तो, ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर जो हमारा रिलेशन रहता है टेम्परेचर के साथ वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रह रहा होता है, यानी कि वेवलेंथ जो है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के। अब ये बॉडी हमारी कोई सी भी हो सकती है, बॉडी हमारी चाहे तो ये हमारी ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी वेवलेंथ हैं ये हमारे हम कंसिडर करेंगे पर्टिकुलर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी के लिए, ठीक है। तो हमारी बेसिकली और ब्लैक बॉडी आप समझिए ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, जो कि हमारी सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/T के।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, अगेन एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हमारा जो और ये जो कांस्टेंट है इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ से हम कह सकते हैं वेवलेंथ का और टेम्परेचर का। ठीक है, तो ये था हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडिएशन या फिर वेन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा वेन्स सेकंड लॉ ऑफ रेडिएशन आता है, जिसको हम वेन्स रेडिएशन फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। केवल इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और जो हमारे फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यूज़ आएंगी उनको आप याद रख लेंगे तो बेटर है, वैसे वही गिवन होंगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर यदि क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है ई लैम्डा डी लैम्डा, ये हमारा इक्वल होता है 8 पाई एच सी बाय लैम्डा टू पावर 5 इंटू डी लैम्डा बाई ई टू द पावर एच सी बाय लैम्डा के टी। अब ये आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा सी है ये स्पीड ऑफ लाइट को बताता है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 पावर -34 जूल पर सेकेंड जूल सेकेंड रहती है। ठीक है, और ये के जो है ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और लैम्डा ये हमारा वेवलेंथ है। ठीक है, और ये बाकी हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा बेसिकली वेन्स सेकंड लॉ ऑफ रेडिएशन। इसकी एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये हमारा केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ही एप्लीकेबल होता है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हमारा ये एप्लीकेबल नहीं होता। लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हमारे पास दूसरा लॉ है जिसको हम कहते हैं रेले-जीन्स लॉ। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेबल होता है लॉन्गर वेवलेंथ रेंज के लिए बॉडी की। इसका फॉर्मूला है 8 पाई के टी डिवाइड बाई लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है बस रेले-जीन्स लॉ में और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमारा रिलेशन है कि 1 लैम्डा की पावर कम हो जाती है और बाकी जो हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे हमारा बेसिकली सी की जगह जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट था उसकी जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारा न्यूमरेटर में आ जाता है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन कर लेना इसको, आसान सा है ये। और फिर आता है हमारा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ठीक है, तो प्लैंक्स रेडिएशन, और ये मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा रेले-जीन्स लॉ है ये हमारा लॉन्गर वेवलेंथ रेंज के लिए एप्लीकेबल होता है। अब प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को ड्राइव करने के लिए हमको कुछ एजम्पशन लेने पड़े थे, जैसे कि एजम्पशन हमारे बेस्ड हैं कि हमारा जो ब्लैक बॉडी है उसकी जो सब वॉल्स हैं, ब्लैक बॉडी की वॉल्स रहेंगी, उसकी वॉल्स पे हमारे ऑसिलेटर अटैच रहते हैं। उन ऑसिलेटर की हमारे पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो हमारी लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, या फिर जब हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वहाँ से हमारी लाइट जो है एमिट हो रही होती है। तो ये हमारे ऑसिलेटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक बॉडी की वॉल्स पे, जिसके कारण हमारी जो है ब्लैक बॉडी की करैक्टरिस्टिक्स पॉसिबल हो पाती है। इन ऑसिलेटर की कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है जिसको हमने गिवन है यहाँ पे NH म्यू से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर हैं, जैसे कि टाइप 1 ऑसिलेटर की जो एनर्जी रहेगी वो H म्यू रहेगी, टाइप 2 ऑसिलेटर की एनर्जी 2H म्यू रहेगी, टाइप 3 की 3H म्यू एंड सो ऑन। ठीक है, एन हमको डिनोट कर रहा है यहाँ से हमारा क्वांटम नंबर से, H मैंने आपको बता दिया, H हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड होती है, और म्यू हमारा ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट में इसमें गिवन है एक्सीलेटर डज नॉट एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी कंटिन्यूसली बट इन सर्टेन मल्टीपल ऑफ पैकेट्स ऑफ H म्यू। ये कह रहा है कि जो हमारे ऑसिलेटर होते हैं जो कि ब्लैक बॉडी की वॉल्स पे अटैच रहते हैं वो कंटिन्यूसली जो है एब्जॉर्ब या फिर एमिट नहीं कर पाते हैं, वो करते हैं सर्टेन मल्टीपल ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटोन में। ठीक है, तो क्योंकि पार्टिकल है, पार्टिकल लाइट जो है हमारी ट्रैवल करती है वेव और पार्टिकल नेचर में, तो उसके पास फोटोन की करैक्टरिस्टिक्स होती है। उन फोटोन की करैक्टरिस्टिक्स की मदद से हमारे ऑसिलेटर जो हैं वो हमारे बेसिकली क्या करते हैं, वो हमारी सर्टेन मल्टीपल ऑफ फॉर्म ऑफ पैकेट्स के अंदर हमारी जो है एनर्जी को एमिट कराने में या फिर एब्जॉर्ब कराने में ब्लैक बॉडी की वॉल्स पे रिस्पॉन्सिबल हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला। तो प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले में हमारे बेसिकली ये जो हमने अभी समझा था, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो यदि हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में देखें तो इसका ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी की आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी
एनर्जी, और ये हमारा बेसिकली प्लैंक रेडिएशन फार्मूला एनर्जी की टर्म्स में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की टर्म में है, तो 8 पाई एच म्यू क्यूब डिवाइड बाई सी टू द पावर 3 डी म्यू ई टू द पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1 है। और ये मैंने आपको समझा दिया, एच प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और के है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली कि वेवलेंथ के टर्म में यदि हमको फॉर्मूले को ड्राइव करना है तब हम लिख सकते हैं 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा टू द पावर 5 डी लैम्डा डिवाइड बाई ई टू द पावर लैम्डा के टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमारा कैसा फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और वेवलेंथ के टर्म में हमारा क्या रिलेशन होता है प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले की मदद से। और ये जो यू म्यू डी म्यू है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डेंसिटी की मदद से। ठीक है, तो एनर्जी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ और एनर्जी का रिलेशन वेवलेंथ के साथ, इसके अंदर हमारे दो फार्मूला आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली हमने जो बात की थी वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या फिर वेन्स हमारा लॉ ऑफ रेडिएशन जो है वो हम प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले की मदद से कैसे लिख रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमको जो डिनोट करने के लिए आएगा, हम जानते हैं वेन्स जो हमारा फार्मूला था वो एप्लीकेबल था शॉर्टर रेंज के लिए। ठीक है, तो शॉर्टर रेंज में हमने ये सबसे पहले फार्मूला लिख दिया एनर्जी डेंसिटी की मदद से। और शॉर्टर रेंज, शॉर्टर वेवलेंथ लेते हैं, शॉर्टर रेंज लेते हैं, तो हम यहाँ पे हम लैम्डा को कंसीडर करेंगे। लैम्डा वेरी वेरी स्मॉल है। यदि ये हमारी लैम्डा की क्वांटिटी स्मॉल है तो ओवरऑल क्वांटिटी ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी की हमारी काफ़ी बड़ी हो जाएगी 1 से, तो यहाँ से हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल फार्मूले के अंदर हमारा जो बनेगा यहाँ से हमारा -1 चला जाएगा, तो ये आएगा हमारा फार्मूला 8 पाई एच सी डिवाइड बाई लैम्डा द पावर 5 डी लैम्डा बाई ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी। ठीक है, और तो ये था रिगार्डिंग हमने वेन्स लॉ को हम प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले की मदद से कैसे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कि रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ की मदद से हम प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले में कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो आप जानते हैं रेले जीन्स लॉ जो है वो हमारा बेसिकली हायर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। अब रेले जीन्स लॉ हायर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है तो लैम्डा की वैल्यू को हम लार्ज ले लेंगे, और ये जो हमारा ई टू द पावर एच सी बाई लैम्डा के टी है ये हमारा रिलेशन आ जाएगा ई टू द पावर एक्स के अंदर, और ई टू द पावर एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारी बेसिकली फार्मूला होती है ई टू द पावर एक्स का, तो वही हमने यहाँ पे एप्लीकेबल किया है। अब ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी हमारी 8 पाई के टी लैम्डा द पावर 4 इंटू डी लैम्डा। ठीक है, ये हमारा बता रहा है, ये जो हमने रेले जीन्स लॉ ड्राइव किया है प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूले की मदद से, ये हमको बताता है कि ये हमारा एप्लीकेबल होता है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, और वेन्स डिस्प्लेसमेंट फार्मूले के लिए हमने कंसिडर किया था कि वो एप्लीकेबल था हमारा शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, वो है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये मैंने आपको समझा दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि जो हमारा पार्टिकल है वो जो हमारी लाइट है वो ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में और बेसिकली पार्टिकल की फॉर्म में। पार्टिकल्स के पास हमारे कुछ फोटॉन्स रहते हैं, फोटॉन्स रहते हैं तो उनके पास एनर्जी रहती है, एनर्जी होगी तो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ होगा तो हमारे वेव का मोशन हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमने एक एक फोटोन की मदद से हमने मल्टीपल पैकेट्स ऑफ फोटोन लिए हैं जिनको हायर वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे हायर वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है तो वेव मोशन हमारा आ रहा होगा, तो ये हमको डिनोट कर रहा है वेव मोशन से। अब क्योंकि वेव मोशन हमारा यहाँ पे हो गया है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में, तो यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ मोमेंटम आएगा, वेव का मोमेंटम आएगा तो मास आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, और हमने ये लिखा है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली
कॉन्सेप्ट, ए मूविंग पार्टिकल ऑलवेज हैव वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कि मूविंग पार्टिकल के साथ हमारी वेव एसोसिएटेड होती है, उसके कुछ मास होता है, मोमेंटम होता है। तो वही हमने रिलेशन लिखा है अब लैम्डा की टर्म्स में, जिसकी वैल्यू होती है h/p। h हमने समझा दिया क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट था। p यहाँ पे हमारा मोमेंटम है, और मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन की मदद से हम कैसे एक्सप्रेशन को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमको दो रिलेशन लेने हैं, पहला लेना है एनर्जी मास रिलेशन, सेकंड लेना है एनर्जी ऑफ फोटोन का रिलेशन प्लैंक थ्योरी की मदद से। ठीक है, तो ये हम समझ गए। यदि ये हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है अब, और यदि हम वेवलेंथ के टर्म में लिखते तो h/ हमारा लैम्डा की वैल्यू h/p आती। ठीक है, और ये हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है तो एनर्जी की वैल्यू हमारी hμ आएगी, और एनर्जी मास रिलेशन से इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे तो फाइनली हमारी वेवलेंथ की वैल्यू h/mc आ जाएगी। c हमारा डिनोट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, यानी कि यदि फोटोन है तो फोटोन हमारा जो मोशन करेगा, वेव जनरेट कर रहा होगा, कई सारे मल्टीपल पैकेट्स ऑफ फोटोन जब मूव करेंगे हायर वेलोसिटी से वेव जनरेट करेंगे, तो उनकी जो वेलोसिटी का रिलेशन आएगा उसको हम स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में मेजर करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी में मेजर नहीं करेंगे, वेलोसिटी में केवल हम मटेरियल पार्टिकल को मेजर करेंगे, और फोटोन के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट को कंसिडर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे कुछ अदर रिलेशंस भी हैं, जैसे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, जिसके कारण हमारा जो जैसे कि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ mv² होता है, तो यहाँ से हमने मास से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 1/2m × m²v²। अभी जो हमारा m × v है, यहाँ से हमारा मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी, तो ये ओवरऑल बन जाएगा p²/2m। ठीक है, यहाँ से हमने रूट ले लिया, तो फाइनली हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की मदद से कि वेवलेंथ की वैल्यू हमारी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम होती है। ये हमने देखा था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में। यहाँ से आप देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू h/p है, तो लैम्डा की वैल्यू यदि h/p है तो यहाँ से हम p की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी लैम्डा = h/√2m E_k। ठीक है, और ये जो हमारा E_k है ये एनर्जी हमने काइनेटिक टर्म्स में ली है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है हमारा बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर का। तो यहाँ पे अब हम जो टेम्परेचर कंसिडर करेंगे वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। तो इसकी वैल्यू होती है एनर्जी की टर्म्स में, टेम्परेचर की टर्म में 3/2 kT। के यहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। तो फाइनली हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वेवलेंथ की आएगी, फाइनली इक्वेशन निकल करके वो हो जाएगी हमारी h/√3m kT। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है टेम्परेचर का, और इससे पहले बात की थी हमने बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। नेक्स्ट हम लेते हैं फोटोन को, जब उसके पास वो जो हमारा फोटोन या फिर पार्टिकल है वो जब एक्सीलरेटेड होता है तो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो यानी कि v हमारा आएगा फॉर्मूले के अंदर, तो E_k की वैल्यू qv हो जाएगी, लैम्डा की वैल्यू h/p होती है, तो यहाँ से हमने √2m E_k लिख दिया। E_k की जगह हम चार्ज इनटू वेलोसिटी पोटेंशियल लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस v, कैपिटल V लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा h/√2m kqv। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूले की मदद से। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन, जब वो वेवलेंथ कंसिडर्ड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम जब डी ब्रोगली वेवलेंथ से वेव बनाएगा वो, यानी कि वेव कब बनाएगा, कोई भी हमारा फोटोन वेव तब बनाएगा जब वो मोशन में होगा और वो सर्टेन मल्टीपल फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो रहे होंगे, तभी हमारी वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज की वैल्यू E के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू h/p हो जाएगी √2m qv, तो q की जगह E रख देंगे। E की वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ से हमारी क्या होती है, E की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.6 × 10⁻⁻⁹
ठीक है। और ये जो हमारा ये और ये m जो है ये हमारा डिनोट कर रहा है यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और ये जो हमारी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है ये हमारी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बनेगी वेवलेंथ की वो हो जाएगी 12.28 डिवाइडेड बाय √v इंटू एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा बेसिकली आज की वीडियो में। और यहाँ पे बात की गई है ये 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारा मैटर वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती है तो वो हमारा डी ब्रोगली वैलेंस से हम mv क्यों लिखते हैं, मैंने आपको समझा दिया। mv हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा मटेरियल पार्टिकल रहता है और यदि हमारा मटेरियल पार्टिकल नहीं है तो वहाँ पे हम h/p लिखेंगे और p की जगह हमारा आएगा मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो हम लेंगे वो हम लेंगे मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्टेड में। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जब म्यू 0 होगा तो लेमडा की वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगी। आप जानते हैं म्यू में और लेमडा में हमारा रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, और जब हमारा v हमारा इन्फिनाइट होगा तो हमारी लेमडा की वेवलेंथ की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि वेव जब मोशन जनरेट करती हैं तो मल्टीपल फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ द पार्टिकल की फॉर्म में मोशन को जनरेट कर रही होती है। ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि हमारा बेसिकली जैसे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं यूनिट 1 के अंदर कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं हम, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है। और पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वैसे मैंने समझा रखा है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स, जिन्होंने नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझा बेसिकली हमारे इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जहाँ पे हमने देखा कि ब्लैक बॉडी की लिमिटेशंस रहती हैं जिसके कारण ब्लैक बॉडी हमारी जनरेट नहीं हो पाती है, उसकी लिमिटेशंस रहती हैं, तो जिसके कारण हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ तो वहाँ से हमने रेलेस जीन लॉ, वेन्स लॉ ये समझे। वेन्स लॉ के अंदर आपको ध्यान रखना है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, और जो हमारा रेलेस जीन्स लॉ है ये हमारा हायर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल हो रहा होता है। ठीक है। और फिर हमने इनके कुछ ड्राइव किए फॉर्मूले, ये आपको ध्यान रखने डेरिवेशंस। ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।